जमहूरियत के लिए अपना लहू बहाने वाले ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक, अमरीत के बागी कहलाए जाने वाले ख्वाजा रफ़ीक की करिश्माती शख्सियत में आखिर ऐसा क्या है कि निस्फ सदी गुजर जाने के बावजूद भी लोग उन्हें याद करते हैं। पाकिस्तानी सियासी तारीख के सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ख्वाजा साहिब से क्या दुश्मनी थी? वो क्या मुहर्रकात थे कि पंजाब असम्बली के सामने दिन दिहाड़े 45 साला ख्वाजा रफ़ीक का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया। आज की वीडियो में आप तहरीक पाकिस्तान में एक आम वर्कर के तौर पर जिद्दोजहद करने वाले ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक के इब्तदाई आयाम से लेकर उनके मुकम्मल सियासी सफ़र के बारे में जानने वाले हैं। पाकिस्तानी तारीख की मशहूर सियासी शख्सियात की बायोग्राफी सीरीज़ की किस्त नंबर 21 में आपको खुश आमदीद कहते हुए मैं हूँ मरियम खुर्शीद। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन वाली घंटी दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज से तकरीबन 93 साल कबल पंजाब के मशहूर शहर अमृतसर के कारोबारी शख्सियत ख्वाजा गुलाम मोहम्मद के घर में दिसंबर 1927 को बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम मोहम्मद रफ़ीक रखा गया। उनकी फैमिली बुनियादी तौर पर कश्मीरी थी और कहा जाता था कि उनके दादा ख्वाजा गुलाम रसूल अनंतनाग से अमृतसर आबाद हो गए थे। ख्वाजा रफ़ीक के वालिद ख्वाजा गुलाम मोहम्मद कपड़े बनाने की सनत से वाबस्ता थे। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो लग चुकी थी, लेकिन ज़्यादातर कपड़ा फिर भी खड्डियों पर तैयार किया जाता था। उस दौर में ख्वाजा गुलाम मोहम्मद शालें, कनाते और खैमे बनाया करते थे। उनका घराना सियासी तौर पर मुस्लिम लीगी था और कहा जाता है कि हकीम मोहम्मद अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर समेत कई मुस्लिम लीगी अकाबरीन उनके घर आते थे। इसी माहौल में नन्हे ख्वाजा रफ़ीक की तरबियत हुई। अपनी खेल कूद की उम्र में ख्वाजा रफ़ीक ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क़यादत और उनकी असूल पसंद सियासत को करीब से देखा। ख्वाजा रफ़ीक को उनके वालिद सियासी जलसों में साथ ले जाया करते थे। ख्वाजा रफ़ीक ने इब्तदाई तालीम अमृतसर शहर में ही हासिल की। बादअज़ां उनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई। इसी शहर से ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, जबकि एफएससी के लिए उन्होंने अमृतसर के एमएओ कॉलेज में एडमिशन लिया। ये वो दौर था जब पूरा बर्रे सगीर आज़ादी के नारों से गूंज रहा था। 1940 का लाहौर मंटो पार्क में होने वाला तारीख साज जलसा-ए-आम कामयाब हो चुका था। मुसलमानाने हिंद की अब एक ही मंजिल थी कि वो अपनी आज़ाद धरती हासिल करें। तब ख्वाजा रफ़ीक को उनके वालिद ने आला तालीम की गर्ज से बरतानिया भेजना चाहते थे। चूँकि वो स्टूडेंट लीडर आज़ादी की जिद्दोजहद में मसरूफ़ अमल थे, लिहाजा उन्होंने अपने वालिदे बुजुर्गवार से इल्तिजा की कि उन्हें इंग्लिस्तान ना भेजा जाए, ताकि वो अमृतसर में रहते हुए तहरीक आज़ादी में अपना किरदार अदा कर सकें। उस दौर में ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन अमृतसर के सदर थे। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि साल 1943 में जब उनकी उम्र सिर्फ 17 बरस थी तो उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हिदायत पर पहली गिरफ्तारी दी थी। वो अपने छोटे भाई ख्वाजा मोहम्मद शफी के साथ मिलकर आज़ादी के लिए शब व रोज़ मेहनत करते रहे। वो कभी गिरफ्तार किए जाते तो कभी मुस्लिम लीगी जलसे जुलूसों में पुलिस के तशद्दुद से जख्मी होकर घर को लौटते। क़याम पाकिस्तान के वक्त वो अमृतसर में ही रहे। यहाँ रहते हुए उन्होंने मुहाजिरीन को पाकिस्तान आने में हर मुमकिन मदद की। फिर चंद हफ्तों बाद लाहौर आए और यहाँ लोहारी गेट में किराए के मकान में रहने लगे। ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक का शुमार ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के उन पुरखुलूस कारकुनान में होता है जिसने इंडिया में अपने कारोबार और जायदाद के बदले हुकूमत पाकिस्तान से कुछ भी ना लिया और क्लेम तक भी नहीं किया। हालांकि उनकी फैमिली का अमृतसर से लेकर दिल्ली और मुंबई तक कारोबार फैला हुआ था और उनके अपने कारखाने थे। ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक ने लाहौर में एक प्रिंटिंग प्रेस लगाया। चूँकि वो सियासी सरगर्मियों में
बहुत ज़्यादा फाल थे, लिहाजा उनका कारोबार ज़्यादा कामयाब ना हो सका। बस यूँ समझ लें कि घर की दाल रोटी पूरी हो जाती थी। तब अहले मोहल्ला ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक को देखकर ये कहा करते थे कि ये वही नौजवान था जो अमृतसर में बड़े ठाट बाट से रहा करता था और आज लाहौर में सादगी और सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार रहा है। पाकिस्तान बने अभी चंद बरस ही हुए थे कि मुस्लिम लीगी क़यादत से इख्तलाफात पर जब हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने अपना अलग सियासी धड़ा बना लिया तो ख्वाजा साहब इसमें शामिल हो गए और उन्हें ज़िला लाहौर का सदर बना दिया गया। कहा जाता है कि 1956 में जब हुसैन शहीद सोहरवर्दी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए तो ख्वाजा रफ़ीक ने कोई भी बड़ा ओहदा लेने से इनकार कर दिया और वो मुफलिसी में ही ज़िंदगी बसर करते रहे। 1958 में अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाते हुए जमहूरी बिसात पलट दी तो आमरीत के खिलाफ लाहौर की सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने वाले यही ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक ही थे। तब सदर अयूब खान ने उन पर बगावत के मुकदमात बनाए। पुलिस ने हवालात में कैद करके उन पर बेईमाना तशद्दुद किया और वो मुल्तान, भावलपुर, साहिवाल और लाहौर की जेलों में कई सालों तक असीरी काटते रहे। वो 1965 के सदारती इंतखाबात में अयूब के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाली मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बड़े हामी थे। उन्हें वेस्ट पाकिस्तान में फातिमा जिन्ना की इलेक्शन कैंपेन का सरबराह बना दिया गया। यही वजह है कि वो मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर अमीर मोहम्मद खान यानी नवाब ऑफ कालाबाग की हिट लिस्ट पर थे और वो इस दौर में ज़ेरे एताब रहे। 1970 का जनरल इलेक्शन आया तो ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से लाहौर के पहले हल्के से इंतखाब लड़ा। तब वो अपने इंतखाबी जलसों में कहा करते थे कि भुट्टो अपने जगीरदाराना पस मंज़र के बायस आखिरकार जगीरदारों और मौका परस्त सरमायादारों के घेरे में हैं। उसके सिर्फ नारे बाकी रह जाएंगे। उसकी सियासत से आम आदमी को बोलने की इजाज़त मिलने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। छतरी के इलेक्शन सिंबल से लड़ने वाले ख्वाजा रफ़ीक का मुकाबला तलवार के निशान से मैदान में उतरने वाली पीपल्स पार्टी के मलिक मोहम्मद अख्तर से हुआ। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार के 56,000 से ज़्यादा वोटों के बदले में ख्वाजा रफ़ीक के बैलेट बॉक्स में 12,230 वोट पड़े और यूं वो इलेक्शन में शिकस्त खा गए। याद रहे कि लाहौर के एक और हल्के से जुल्फ़कार अली भुट्टो MNA मुंतखब हुए, लेकिन जब भुट्टो ने अपनी सीट खाली की तो होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में ख्वाजा रफ़ीक कूद पड़े। वो पीपल्स पार्टी के मियां महमूद कसूरी के 49,000 वोटों के मद्दे मुकाबिल तकरीबन 10,000 वोट समेट पाए और उन्हें एक बार फिर से शिकस्त हुई। 1970 के इंतखाबात पाकिस्तान को ले डूबे। अगले बरस 1971 तक पाकिस्तान 2 लख्त हो चुका था, लेकिन असल घाव तो उन मुस्लिम लीगी कारकुनान के दिलों पर लगा था कि जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए मारे खाई और सब कुछ लुटाकर रियासत पाकिस्तान के शहरी बने। ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक को सकूते ढाका का इतना दुख था कि बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वो बात करते करते रो पड़ते थे। वो जलसों में साफ कहते थे कि भुट्टो इस सानहे का बुनियादी किरदार है। अगर वो अपनी हवसे इक़्तिदार पर काबू पा लेता तो ये सानहा ना होता, या कम अज़ कम इतनी खूनरेज़ी और बर्बादी ना होती जो हुई। भुट्टो साहब पावर में आए तो उन्हें चैलेंज करने वालों में ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक की तवाना आवाज़ भी शामिल थी। 20 दिसंबर 1972 के रोज़ जब भुट्टो हुकूमत का 1 साल पूरा हो चुका था, उसी दिन अपोजिशन ने योम सया मनाने की कॉल दी हुई थी। जुलूस को रोकने के लिए भुट्टो के मंजूर नज़र गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर ने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए और प्लानिंग हो चुके थे। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने नीला गुंबद चौक से एक बड़ा जुलूस निकाला जो पंजाब असम्बली पहुंचकर ख़त्म हो गया। अभी कारकुनान पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो रहे थे कि पीपल्स पार्टी के जयालों ने एक टोली पर धावा बोल दिया। ख्वाजा रफ़ीक अपने साथियों को बचाने के लिए आगे बढ़े तो पीपल्स गार्ड ने उन्हें पहचान कर डंडे बरसाना शुरू कर दिए। जब वो गिरकर शदीद जख्मी हो गए तो आलम भट्ट नामी पीपल्स पार्टी के एक जयाले ने उन पर गोलियों की बौछार करते हुए उनका सीना छलनी कर दिया। ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक जख्मों की ताप ना लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गए। उनका नमाज जनाजा मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी ने पढ़ाया और उन्हें मयानी साहब के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। तब अखबारात में ये छापा गया कि चश्मे फलक ने आज से पहले लाहौर में गाजी इलमदीन शहीद का जनाजा देखा था, या फिर
आज ख्वाजा रफीक शहीद का जनाजा देखा, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। उनके जनाजे में शरीक कई जज्बाती नौजवान ये नारे लगा रहे थे, एक सर के बदले 3 सर, भुट्टो, रामे और खर। याद रहे कि उस वक्त हनीफ रामे वजीर आला पंजाब थे। गरीबों और मजदूरों के हकूक की जंग लड़ने वाले ख्वाजा मोहम्मद रफीक ने एक मौके पर लोहारी दरवाजे के अजीमो शान जलसाए आम में कहा था कि गरीब के लिए पहली गोली ख्वाजा रफीक ही खाएगा, और फिर उनका ये कहना सच साबित हुआ। ख्वाजा मोहम्मद रफीक जब शहीद हुए तो उनके बेटे ख्वाजा साद रफीक अभी 10 साल, जबकि ख्वाजा सलमान रफीक महज 7 साल के थे। ख्वाजा मोहम्मद रफीक की बेवा फरहत रफीक ने अपने मरहूम शोहर की सियासत को जिंदा रखा। उन्होंने 1985 में इलेक्शन में हिस्सा लिया, इलेक्शन जीता और वो पंजाब असेंबली की रुकन मुंतखब हुई। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ख्वाजा साहब के जाने के बाद उनके मासूम बच्चों के सरों पर चौधरी ज़हूर इलाही ने दस्ते शफ़क़त रखा और उनकी परवरिश, तालीम व तरबियत और घर के खर्चे की तमाम जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। लेकिन फिर इसके 9 बरस बाद चौधरी ज़हूर इलाही को भी लाहौर के शहर में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उस वक्त अखबारी बयान में भुट्टो के बेटे मीर मुर्तज़ा ने ये तस्लीम किया कि ये सब कुछ हमारी तंजीम अल जुल्फ़कार का किया धरा है। याद रहे कि चौधरी शुजात हुसैन चौधरी ज़हूर इलाही के साहबजादे हैं। ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक शहीद हमेशा गरीबों, मजदूरों और पिसे हुए तबके की सियासत करते रहे। वो कहा करते थे कि सरमायादार आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, दौलत जमा करने की हवस ने उन्हें अंधा कर दिया और उनके ज़मीर को मुर्दा कर दिया। उन्हें मुल्क की सालमियत, जमहूरियत और इस्लामी इक़दार से कोई दिलचस्पी नहीं। ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक के बड़े साहबजादे ख्वाजा साद रफ़ीक पाकिस्तान के जाने पहचाने सियासतदान हैं जो माजी में रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं, जबकि वो इस वक्त भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपने हल्का इंतखाब वाल्टन में अपने वालिद के नाम से गवर्नमेंट ख्वाजा रफ़ीक शहीद कॉलेज भी बनवाया। साद रफ़ीक के छोटे भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक सूबाई सियासत करते हैं और वो इस वक्त MPA हैं। वो माजी करीब में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर भी रहे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप चौधरी ज़हूर इलाही की बायोग्राफी वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। जनरल न्याज़ी कौन था ये जानने के लिए यहाँ नीचे, और नवाब अकबर बुगटी की बायोग्राफी के लिए इधर क्लिक करें। इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।